सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023, जिसमें 531 धाराएं हैं, 39 जिसके अध्याय हैं और एक जो पहले क्लास हो गई थी, मैराथन क्लास थी, ये दूसरी क्लास है। और ये जो प्रश्न जो हैं आपको लगभग इसमें से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है हमारे सामने आज का मुख्य प्रश्न। पहला प्रश्न है, साविधिक जमानत क्या है? साविधिक जमानत, जिसको डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं, तो ये क्या है भाई? इसे आप पुलिस की डेडलाइन मान सकते हैं। किसको? साविधिक जो जमानत है, इसको आप पुलिस की क्या मान सकते हैं? डेडलाइन मान सकते हैं भाई। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कानून उन्हें जांच पूरी करने के लिए एक फिक्स समय देता है। पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो कानून पुलिस को समय देगा कि इतने समय में आप क्या करें, जांच पूरी करके दें भाई। ठीक है। अगर पुलिस उस समय के अंदर कोर्ट में चार्जशीट, यानी कि जिसको आरोप पत्र बोलते हैं कि ये आरोप है, ये आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती तो आरोपी को जेल में रखना गलत माना जाता है। ऐसे में आरोपी को जो जमानत मिलती है उसे ही क्या बोलते हैं भाई? साविधिक जमानत बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। यानी कि पुलिस को क्या कर दिया भाई, टाइम दे दिया कि इतने टाइम के लिए आप क्या करेंगे, जो चार्जशीट है वो दाखिल करेंगे कोर्ट में। अगर उस समय के ऊपर, जो समय दिया हुआ है तय समय के ऊपर, पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो जो आरोपी है उसको जमानत का अधिकार है भाई। ठीक है। 3 पॉइंट देखते हैं भाई। पुलिस के पास कितना समय होता है भाई? अब बात आ जाती है समय, यानी कि कितना समय होता है पुलिस के पास। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 बोलती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अंतर्गत 90 दिन, एक तो है 90 दिन और एक है 60 दिन। ठीक है। अब 90 दिन जो कौन सा अपराध है उसमें दिए जाते हैं पुलिस को, और 60 दिन कौन से अपराध में दिए जाते हैं पुलिस को? अगर अपराध बहुत गंभीर है, जैसे किसी की मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की सजा हो जिसमें, तो उस अपराध के लिए पुलिस को 90 दिन दिए जाते हैं कि 90 दिन के अंदर आप क्या है, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करें, आरोप पत्र दाखिल करें। अगर 90 दिन के अंदर पुलिस क्या है, दाखिल नहीं कर पाती आरोप पत्र, तो जमानत का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है 60 दिन। बाकी सभी छोटे या कम गंभीर अपराधों के लिए, यानी कि बाकी जो छोटे अपराध हो गए और कम गंभीर हैं, उनमें 60 दिन का पुलिस को टाइम दिया जाता है कि 60 दिन के अंदर आप चार्जशीट दाखिल करें। अगर 60 दिन में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती, तो जमानत मिल जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यह जमानत कब मिलती है भाई? तो हमने देख लिया 60 दिन या 90 दिन। अगर पुलिस ऊपर दिए गए 90 या 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं कर पाती, तो आरोपी के पास यह कानूनी हक आ जाता है कि वह जमानत मांग सकता है भाई। और धारा 187 बोलती है इसके बारे में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा। यह खास क्यों है? सामान्य जमानत जो होती है, रेगुलर जो बेल जिसको बोलते हैं, सामान्य जमानत में जज साहब अपनी मर्जी चला सकते हैं भाई। ठीक है, कि जमानत देनी है या नहीं देनी भाई। ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट बेल में, यानी कि साविधिक जो जमानत होती है में, अगर समय सीमा निकल गई तो आरोपी जमानत की शर्तें जैसे बेल बॉन्ड भरना पूरी करने की तैयारी है तो कोर्ट को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यह आरोपी का अधिकार बन जाता है। ठीक है। अगर 90 या 60 दिन में, अगर संज्ञेय अपराध है, बड़े अपराध हैं, बहुत गंभीर अपराध है, उनमें 90 दिन में पुलिस दायर करेगी
और छोटे अपराध में 60 दिन में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं आप, तो एक ये अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है जिसमें 62 दिन की लिमिट है भाई, सॉरी 60 दिन की लिमिट है। चोरी के आरोप में कितने दिन की है, क्योंकि छोटा अपराध है इसलिए 60 दिन की लिमिट है। 60 दिन में पुलिस को क्या करना भाई, दाखिल करनी चार्जशीट। अगर पुलिस ने 61वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की तो आरोपी 62वें दिन सुबह कोर्ट जाकर कह सकता है, साहब पुलिस का टाइम खत्म हो गया, अब मुझे कानूनन छोड़ दीजिए। इसे ही क्या कहते हैं भाई, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, व्यक्तिक्रम जमानत भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या है, साविधिक जमानत भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला जो हमारे पास प्रश्न जो है वो है, जमानत के आवेदन पर विचार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि जमानत का जो आवेदन जो है, आवेदन पत्र पर विचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। जब कोई आरोपी जमानत यानी कि बेल मांगता है तो जज साहब के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या इस व्यक्ति को बाहर छोड़ना समाज और न्याय के लिए सही है। तो पहले बात तो जज साहब के सामने सीधा विचार ये आएगा कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये गवाहों को छेदेगा या मामले को उलझाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जज साहब ये सोचेंगे कि क्या इस व्यक्ति को बाहर छोड़ना समाज और न्याय के लिए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मुख्य पॉइंट। 5 पॉइंट है इसके, किन किन बातों पर जज साहब गौर करेंगे। अपराध कितना बड़ा है भाई, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जुर्म कितना गंभीर है। ठीक है, अगर अपराध गंभीर है तो जमानत में उतना ही विलंब हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक छोटी चोरी है या कोई गंभीर हमला है। जितना बड़ा अपराध होगा जमानत मिलने की संभावना उतनी ही क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, क्या सजा कितनी मिल सकती है भाई इसमें। ठीक है, कोर्ट देखता है कि अगर यह आरोप सच साबित हुए तो आरोपी को कितनी सजा मिलेगी। अगर सजा मौत या उम्र कैद है तो कोर्ट जमानत देने में बहुत सावधानी बरतता है, क्योंकि आरोपी सजा के डर से भाग सकता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या देखेगा जज साहब, ये देखेगा कि ये आरोप किया, इसमें सजा कितनी है। अगर ये आरोप सिद्ध साबित हो गए तो हो सकता है ये भाग जाए जमानत लेके। ठीक है, तो सजा कितनी मिलेगी वो भी देखना जरूरी है। बात नंबर 3, सबूत कितने मजबूत हैं। जज साहब गहराई में जाकर फैसला नहीं सुनाते, बस ऊपर से देखते हैं कि क्या पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपी ने अपराध किया है। अगर सबूत बहुत कमजोर हैं तो जमानत आसान हो जाती है। ठीक है भाई, पॉइंट आता है नंबर 4, गवाहों को खतरा तो नहीं। यह सबसे जरूरी पॉइंट है भाई। ठीक है, कोर्ट सोचता है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो क्या यह बाहर जाकर गवाहों को डराएगा या धमकाएगा, क्या यह सबूत मिटा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा जरा सा भी लगता है तो जमानत नामंजूर कर दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या बोलता है इसमें, आरोपी कौन है। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, क्या वह कोई बड़ा अपराधी है, उसकी समाज में क्या स्थिति है, क्या उसके भागने का खतरा है। इन सब बातों को अभियुक्त की स्थिति में गिना जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बातें मायने रखती हैं कि अपराध आदतन अपराधी तो नहीं है, क्या पहला अपराध किया इसने, समाज में कैसी इसकी हैसियत है, ये भी जज साहब देखते हैं। निष्कर्ष की बात करें, जमानत देते समय कोर्ट आरोपी की आजादी को समाज की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके लिए सुझाव की बात करें तो गवाह, सबूत, सजा और समाज, इनको देखना जरूरी है, इनको देखकर ही जमानत दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय शक्तियों का उल्लेख कीजिए भाई। ठीक है, शक्तियां बताइए जमानत के संदर्भ में, जमानत से संबंधित शक्तियां
कि उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां होती है जमानत में और सेशन न्यायालय की क्या शक्तियां होती है। जमानत के मामले में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय यानी कि सेशन न्यायालय के पास बहुत पावरफुल और खास शक्तियां होती हैं। इसे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत समझाया गया। ठीक है, 187 देखी थी हमने धारा। ठीक है, 187 में क्या था कि साविधिक जो डिफॉल्ट बेल है उसके बारे में बताया गया था। अब 483 इसमें शक्तियां बताई गई हैं उच्च न्यायालय की और सेशन न्यायालय। ठीक है, विशेष शक्तियां आमतौर पर छोटी अदालतों के पास जमानत देने की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास विशेष अधिकार हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? जिस पर किसी भी अपराध का आरोप हो, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कितना भी गंभीर अपराध हो उसमें जमानत दे सकते हैं। जो पुलिस या न्यायिक हिरासत में हो, ठीक है, उसको भी जमानत दे सकते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे क्या है? शर्त लगाने का अधिकार। जमानत देते समय कोर्ट कुछ शर्त लगा सकता है ताकि आरोपी जांच में सहयोग करे और भागे नहीं भाई। लेकिन कानून ये कहता है कि ये शर्तें न्यायोचित होनी चाहिए, न कि बहुत ज्यादा सख्त भाई। ठीक है, तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत देते समय शर्त भी लगा सकता है ताकि आरोपी भाग नहीं जाए भाई। ठीक है, और जांच में क्या करे? सहायता करे भाई। ठीक है भाई, क्या गलत है भाई? सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण भाई। तो शर्त न्यायोचित होनी चाहिए, शर्त लगा सकते हैं लेकिन बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब क्या है, क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण देखते हैं। आपने जो काली नारायण बनर्जी केस का जिक्र किया उसमें कोर्ट ने साफ किया कि शर्त ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गरीब आदमी पूरी न कर पाए भाई। ठीक है, तो शर्त ऐसी होनी चाहिए जो गरीब आदमी पूरी कर सके। उदाहरण के लिए इन्हें गलत माना गया। किसको गलत माना गया? बहुत बड़ी रकम जैसे 1 लाख रुपए कैश जमा कराने को कही, तो ये शर्त न्यायोचित नहीं है। उस रकम की बैंक में एफडी कराने की शर्त रखना, ये भी न्यायोचित नहीं है। यह कहना कि जमानत देने वाले उसी राज्य के होने चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है भाई। कोर्ट का मानना है कि जमानत का मकसद आरोपी को कोर्ट में पेश करना है, उसे आर्थिक रूप से परेशान करना नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने काली नारायण बनर्जी की केस में ये बात कही थी। ठीक है, कि एक तो बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए जमानत में, और एक बैंक में एफडी कराने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि जमानत देने वाले उसी राज्य के होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ शर्तें हैं ये नहीं लगा सकते भाई न्यायालय। जमानत रद्द करने की शक्ति इन दोनों अदालतों के पास यानी कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पास यह भी पावर है कि अगर उन्हें लगे कि आरोपी बाहर निकलकर शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या गवाहों को डरा रहा है, तो वे अपनी दी हुई जमानत या निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करके उसे वापस जेल भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोर्ट को लगे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को, कि जमानत जो जिस आरोपी को दी वो बाहर निकल के उसको उन शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, गवाहों को धमका रहा है, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये निश्चित दोनों अदालतें क्या हैं, उनको रद्द कर सकती हैं जमानत को। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के मुकाबले हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास जमानत देने का दायरा बहुत बड़ा होता है। वे परिस्थितियों को देखकर न्याय के हित में फैसला ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अग्रिम जमानत क्या है भाई? कई बार नहीं बोलते कि अपराध है ऐसे वैसे, तेरा नाम आ गया फलाने में तो अग्रिम जमानत ले जा। ठीक है, अब अग्रिम जमानत क्या है? अग्रिम जमानत को समझना बहुत दिलचस्प है। इसे आप एक सुरक्षा कवच की तरह मान सकते हैं जो गिरफ्तारी होने से पहले ही मिल जाती है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482। ठीक है भाई, 482 में क्या है? अग्रिम जमानत। 483 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट क्या दे सकते हैं भाई? जमानत। ठीक है, विशेष शक्तियां। आइए बात करते हैं।
तो 482 में है अग्रिम जमानत का जिक्र है। अग्रिम जमानत का क्या मतलब है? आमतौर पर जमानत तब मिलती है जब इंसान जेल चला जाता है, लेकिन अग्रिम जमानत में व्यक्ति को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी झूठे केस में या किसी भी अजमानती अपराध जिसमें जमानत न हो के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट जाकर जमानत ले लेता है। भाई इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत। इसका मतलब है जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने आएगी, वह कोर्ट का कागज दिखा देगा और पुलिस को उसे मौके पर ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है अग्रिम जमानत का? विधि आयोग ने माना कि कई बार प्रभावशाली लोग अपने विरोधियों को अपमानित करने के लिए झूठे केसों में फंसवा देते हैं। ठीक है, ये माना था विधि आयोग ने। इसका मकसद किसी निर्दोष व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करना है। अगर किसी को गिरफ्तार करने का कोई ठोस कारण नहीं, तो उसे बेवजह जेल में रखना न्याय के खिलाफ है। ठीक है, यह इसका उद्देश्य है। यह कब और किसे मिलती है? आकांक्षा। व्यक्ति को केवल डर नहीं बल्कि पुख्ता कारण होना चाहिए कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है भाई। ठीक है, तब मिल सकती है। फिर अदालत, यह पावर केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है भाई अग्रिम जमानत देने की। फिर है अपराध, यह केवल उन अपराधों के लिए मिलती है जो अजमानती होते हैं। ठीक है, जमानती उनमें तो मिल ही जाती है जमानत, वैसे अजमानती जो संज्ञेय अपराध उनके लिए मिलती है। आगे बात करते हैं, क्या यह हर मामले में मिल सकती है? नहीं, कोर्ट इसमें बहुत सावधानी बरतता है। जैसे कि आपने अन्ना वामन वलेरिया 2025 केस का जिक्र किया। ठीक है, गंभीर धोखाधड़ी या जालसाजी, ऐसे मामलों में कोर्ट अक्सर अग्रिम जमानत नहीं देता, क्योंकि ऐसे केसों की जांच के लिए पुलिस को आरोपी को सामने बिठाकर पूछताछ करना जरूरी होता है। ठीक है, तो धोखाधड़ी और गंभीर जालसाजी वाली जो अपराध होते हैं, इनमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती। नियमित जमानत और इसमें अंतर क्या है? अग्रिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आपको पक्की छुट्टी मिल गई भाई, यह गिरफ्तारी के समय की सुरक्षा है भाई। ठीक है, जैसे कि सतपाल सिंह बनाम पंजाब 2018 के केस में कहा गया, अग्रिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप रेगुलर बेल धारा 483 के हकदार अपने आप बन गए, ये नहीं है भाई। कोर्ट आगे चलकर परिस्थितियों के हिसाब से फैसला बदल भी सकता है। गिरफ्तारी से पहले की तैयारी अग्रिम जमानत कहलाती है भाई। ठीक है, 482 में है भाई। आगे बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पुलिस के निवास कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, निवास नहीं, निवारक कार्य है, निवारक कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 168 से लेके 171 में पुलिस के निवारक कार्यों के बारे में बताया गया है। निवारक का मतलब है अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसे रोक देना भाई। तो निवारक कार्य क्या है? निवारक कार्यों का मतलब है कि अपराध अभी हुआ नहीं, अपराध होने से पहले ही उस काम को, उस अपराध को रोक देना, वो क्या है? निवारक कार्य भाई। धारा 168 से लेके 171 तक है भाई। ठीक है, इसे आप पुलिस की चौकीदारी वाली शक्ति कह सकते हैं। नंबर 1, अपराध को होने से रोकना। पुलिस का सबसे पहला काम है समाज में शांति बनाए रखना। अगर पुलिस को लगता है कि कहीं कोई संज्ञेय अपराध यानी बड़ा अपराध होने वाला है, तो वह उसे रोकने के लिए बीच बचाव कर सकती है। पुलिस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस जुर्म को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अपने सीनियर को जानकारी देना। ठीक है, अगर किसी छोटे पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने की योजना बना रहा है, तो वह चुप नहीं बैठेगा। उसका कानूनी फर्ज है कि वह तुरंत
अपने से बड़े अधिकारी को इसकी सूचना देगा, ताकि बड़े अधिकारी उस अपराध को रोकने के लिए जरूरी आदेश दे सकें। ठीक है। फिर बात नंबर 3, अपराध रोकने के लिए गिरफ्तारी। यह पुलिस की सबसे बड़ी पावर होती है। अगर पुलिस को पक्का यकीन हो जाए कि कोई व्यक्ति अपराध करने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, और उसे बिना गिरफ्तार किए उस अपराध को रोकना नामुमकिन है, तो पुलिस उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन शर्त है भाई, ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाता भाई। 24 घंटे से ज्यादा रख ही नहीं सकती पुलिस। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। पुलिस का काम सिर्फ लोगों को बचाना नहीं, बल्कि सरकार और सार्वजनिक संपत्ति को बचाना भी है। अगर पुलिस के सामने कोई व्यक्ति क्या करता है, सरकारी बिल्डिंग, सड़क या बोर्ड को नुकसान पहुंचा रहा हो, नदियों या रास्तों के नेविगेशन चिन्हों को तोड़ रहा हो, या किसी भी लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो पुलिस उसे रोकने के लिए तुरंत दखल दे सकती है। ठीक है, यह है पुलिस के निवारक कार्य। पुलिस के पास यह शक्तियां इसलिए हैं ताकि इलाज से बेहतर बचाव के सिद्धांत पर काम किया जा सके, यानी अपराध होने का इंतजार न किया जाए, बल्कि उसे जड़ से ही रोक दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये निवारक जो कार्य जो है 168 से लेके 171 तक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विधि विरुद्ध जमाव को कैसे तितर बितर किया जा सकता है। ठीक है, विधि के विरुद्ध यानी कि कानून के विरुद्ध जमाव हो गया, उसको कैसे तितर बितर किया जाता है। जब समाज में 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा होकर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, तो इसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। या तो 5 से अधिक हो गई, ठीक है, और क्या हो, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विधि विरुद्ध जमाव बोलते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 में, ठीक है, 148 के तहत पुलिस और मजिस्ट्रेट को इसे हटाने की शक्ति दी जाती है। तो इसको हटाएगा कौन, विधि विरुद्ध जमाव को। धारा 148 के तहत पुलिस और मजिस्ट्रेट को इसे हटाने की शक्ति दी जाती है। 3 स्टेप होते हैं। पहला कदम क्या है भाई, बिखर जाने का आदेश। भाई अगर किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या थानेदार यानी कि एसआई से ऊपर के रंग के पुलिस अधिकारी को लगता है, ठीक है, कि यह भीड़ शांति बिगाड़ सकती है, तो वह सबसे पहले उस भीड़ को बिखर जाने का आदेश देगा। ठीक है भाई, कि यहां से चले जाओ। ठीक है, पहला आदेश ये देगा। थानेदार यानी कि एसआई से ऊपर के रंग के पुलिस अधिकारी को होना चाहिए, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब हो। कानूनन उस भीड़ के हर सदस्य का यह फर्ज है कि वह आदेश मिलते ही वहां से चले जाएं भाई। ठीक है, शांति भंग की बात है, यहाँ पे शांति से बैठा हो तो बात अलग है, शब्दों का खेल है। आगे बात करते हैं। दूसरा कदम क्या होगा, बल का प्रयोग। अगर आदेश देने के बाद भी भीड़ नहीं हटती या जाने से मना कर देती है, तब मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग का आदेश दे सकते हैं। इसमें पुलिस लाठीचार्ज या अन्य जरूरी तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है भाई। ये होती है वो धारा जो पुलिस को लाठीचार्ज का क्या देती है, अधिकार देती है, धारा 148 है। ठीक है, धारा 148 देती है। ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस आम जनता जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है की मदद भी ले सकती है, ताकि उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है, तो इसी में ये पॉइंट दे दिया, सोचने की बात है। तितर बितर किसको कर रही है, जनता को, और जनता से ही मदद ले रही है पुलिस। ठीक है, उपद्रवी जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट क्या है भाई, सशस्त्र बल का इस्तेमाल भाई। अगर पुलिस से भी बात नहीं बनती और स्थिति बेकाबू हो जाए, तो मजिस्ट्रेट भीड़ को हटाने के लिए
क्या करेंगे, सशस्त्र बल जैसे आर्मी और पैरामिलिट्री जो होती है उनकी मदद भी मांग सकते हैं। यह धारा 149 के तहत आती है। ठीक है, तीनों तरीके बता दिए। पहले में तो आदेश देंगे, दूसरे में बल का प्रयोग करेंगे, और तीसरे में क्या करेंगे, सशस्त्र बलों की भी मदद लेंगे। भीड़ की परिभाषा, भीड़ की परिभाषा कहां पे, सामान्य न्याय संहिता बीएनएस की धारा 189 के तहत जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी गलत मकसद जैसे किसी को डराना, कानून रोकना या कब्जा करना के लिए जुटे तो वह क्या है, विधि विरुद्ध है भाई। ठीक है, अधिकार की बात करते हैं। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि किसी बड़े दंगे या अपराध को होने से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए कब सशस्त्र जो बल जो होते हैं के प्रयोग का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो भीड़ को विधि विरुद्ध जो जमाव जो हो गया उसको तितर बितर करने के लिए कब सशस्त्र बलों के प्रयोग का आदेश देते हैं, जब लाठीचार्ज या सामान्य पुलिस बल से भी भीड़ काबू में नहीं आती और देश की सुरक्षा, जनता की जान को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, तब सरकार क्या करती है भाई, सशस्त्र बल का इस्तेमाल करती है। धारा 149 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 149 इसके बारे में बताती है कि आप इन 3 पॉइंटों को समझिए भाई। यह आदेश कब दिए जाते हैं, सशस्त्र बल का इस्तेमाल सबसे आखिरी रास्ता होता है। यह तब किया जाता है जब सामान्य पुलिस बल भीड़ को हटाने में नाकाम रहा हो। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, कि पुलिस वाले सभी नाकाम हो गए, फिर लोक सुरक्षा के लिए उस भीड़ को हटाना बहुत जरूरी हो गया, तब ये काम किया जाता है। आदेश देने की पावर किसके पास होती है, यह फैसला कोई भी छोटा अधिकारी नहीं ले सकता। इसका अधिकार जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पास होता है भाई, या डीएम द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो उस समय मौके पर मौजूद हो। ठीक है, या डीएम द्वारा किसी को नियुक्त किया हो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो उस समय मौके पर हो, तो वह भी क्या कर सकता है भाई, आदेश दे सकता है सशस्त्र बल का। आगे बात करते हैं, सशस्त्र बल कैसे काम करेगा फिर, जब मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के अधिकारी को आदेश देता है तो अधिकारी को 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, किसको आदेश देंगे, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसको। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अधिकारी की समझ, वह अपनी समझ से यह तय करेगा कि भीड़ को कैसे हटाना है, कम से कम नुकसान हो, यह सबसे जरूरी नियम है। अधिकारी को आदेश है कि वह उतना ही बल इस्तेमाल करेगा जितना भीड़ को हटाने के लिए जरूरी हो, जान माल का कम से कम नुकसान होना चाहिए भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी शहर में दंगे जैसी स्थिति हो गई, दंगा हुआ है, पुलिस ने चेतावनी दे दी, फिर लाठीचार्ज किया भाई, लेकिन भीड़ फिर भी वहीं हट, भीड़ क्या है, फिर भी नहीं हटी भाई, और आगजनी करने लगी भाई। दंगा हो गया शहर में, पुलिस ने चेतावनी दे दी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, ठीक है कर दी, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं हट रही, और भीड़ ने क्या कर दिया, आगजनी कर दी भाई, पूरे शहर में आग लगा दी। तब वहां मौजूद सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट सेना या अर्धसैनिक बल को बुलाएगा। ठीक है भाई, बुलाएगा। सेना का काम होगा भीड़ को तितर बितर करना और उपद्रवियों को गिरफ्तार करना, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि किसी की जान न जाए और संपत्ति को कम से कम नुकसान हो भाई। ठीक है, ये धारा 148 और 149 में बात है, ये 149 की है मैंने, सशस्त्र बलों वाली। ठीक है, और 148 में क्या है, पुलिस वाली बात है। आगे बात करते हैं,
विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल अधिकारियों की शक्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब सशस्त्र बलों की जो अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख क्या क्या है, कि क्या क्या कर सकते हैं, उनकी पावर क्या क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि भीड़ हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट देते हैं, लेकिन धारा 150, ठीक है, एक ऐसी इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति के बारे में बताती है जहां मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद नहीं है। अब मजिस्ट्रेट साहब ने तो ये आदेश दे दिया इनको, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब मौजूद ही नहीं है, तब क्या होगा। यह पावर कब इस्तेमाल होती है भाई, इमरजेंसी पावर बोलते हैं, इसी फौजी अधिकारियों की इमरजेंसी पावर कह सकते हैं भाई इसको। ठीक है, कब इस्तेमाल होती है। यह शक्ति केवल तब इस्तेमाल की जा सकती है जब ये 3 शर्तें होंगी। कैसी शर्तें, भीड़ की वजह से लोक शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया हो, स्थिति इतनी बिगड़ गई होगी, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, किसी भी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना नामुमकिन हो गई, यानी फोन या किसी और जरिए से भी बात न हो पा रही हो, तो क्या करेंगे पुलिस अधिकारी नहीं सॉरी फौजी अधिकारी उसी समय इमरजेंसी में क्या कर देंगे, एक्शन लेंगे भाई। ठीक है, किसके पास ये पावर है, हर सैनिक के पास ये पावर नहीं होती, यह शक्ति सशस्त्र बल के आयुक्त, ठीक है, या राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि मजिस्ट्रेट साहब मौके पर नहीं है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा, तो धारा 150 के तहत वो तुरंत एक्शन ले। ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने वे क्या कर सकते हैं फिर, ऐसे संकट की स्थिति में वह अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के इंतजार के सशस्त्र बल की मदद से भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं भाई, उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सकते हैं ताकि वे अपराध न कर सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे जरूरी शर्त क्या है इसमें, जैसे कि उस अधिकारी का संपर्क किसी मजिस्ट्रेट से हो जाता है, उसकी यह खुद की पावर खत्म हो जाती है। अब लगा लो एक्शन ले लिया और जैसे ही फोन लग गया मजिस्ट्रेट साहब को, तो उस अधिकारी की खुद की पावर खत्म हो जाती है, फौजी अधिकारी की। ठीक है, उसके बाद उसे वही करना होगा जो मजिस्ट्रेट साहब आदेश देगा भाई, यानी वह शक्ति केवल तब तक के लिए है जब तक मजिस्ट्रेट पहुंच से बाहर है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके में दंगा भड़क गया और वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, संचार व्यवस्था नेटवर्क भी ठप है, वहां तैनात सेना का कैप्टन यह नहीं कहेगा कि जब तक मजिस्ट्रेट नहीं आएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, वह धारा 150 का इस्तेमाल करके भीड़ को हटाएगा और शांति बहाल करेगा, लेकिन जैसे ही डीएम या एसडीएम से बात होगी वह उनके निर्देशों का पालन करने लगेगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं भैया। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है लोक न्यूसेंस क्या है, इसे हटाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पब्लिक न्यूसेंस, इसको सरल भाषा में समझने, इसका मतलब है ऐसी कोई भी हरकत या चीज जो आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा में बाधा डाले, उसको क्या बोलते हैं, लोक न्यूसेंस। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 में इसे हटाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, लोक न्यूसेंस क्या है, कानून के हिसाब से ये चीजें लोक न्यूसेंस में आती हैं। कौन सी, रास्ते में बाधा, किसी सार्वजनिक सड़क या नदी के रास्ते को रोक देना लोक न्यूसेंस है। खतरनाक व्यापार, कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों की सेहत खराब हो, जैसे बहुत गंदा धुआं या शोर करने वाली फैक्ट्री, लोक न्यूसेंस है। विस्फोटक खतरा, आग लगने या धमाका होने वाले पदार्थों का गलत तरीके से भंडारण करे, उनको इकट्ठा करे, लोक न्यूसेंस है। खतरनाक इमारत या पेड़, भाई कोई पुरानी दीवार या पेड़ जो कभी भी गिरकर किसी की जान ले सकती है, लोक न्यूसेंस है। खुला धुआं, सड़क किनारे किसी गहरे गड्ढे या कुएं का खुला होना जिसमें कोई गिर सकता है, क्या है भाई, लोक न्यूसेंस है। आगे बात करते हैं, इसे हटाने का आदेश कौन देता है भाई,
यह पावर केवल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास होती है। जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और एसडीएम, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यह आदेश या तो पुलिस की रिपोर्ट मिलने पर देता है या फिर किसी आम आदमी की शिकायत मिलने पर देता है। ठीक है, तो इनके पास ये पावर होती है भाई। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई न्यूसेंस मौजूद है तो वह एक सशर्त आदेश यानी कि कंडीशनल ऑर्डर जारी करता है। इसमें वह व्यक्ति को इनमें से कोई काम करने को कह सकता है। उस बाधा या गंदगी को हटा लो। ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि आप जाके आप अपने आप इसको हटा लो, फायदे में रहोगे। खतरनाक व्यापार को बंद करो या उसे शहर से बाहर ले जाओ भाई, ये भी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं। पुरानी दीवारों की मरम्मत कराओ या उसे गिरा दो, ये भी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं। खुले कुएं या गड्ढे के चारों तरफ बाड़ लगाओ, ये भी मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं। किसी खतरनाक जानवर जैसे पागल कुत्ता को पकड़ो या खत्म करो, ये भी क्या है? मजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। शर्त जरूरी है भाई केस लॉ का सार। जैसा कि आपने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम केडिया लेदर 2003 केस का जिक्र किया, इसमें कोर्ट ने साफ किया कि मजिस्ट्रेट तभी दखल देगा जब खतरा तत्काल हो। अगर किसी चीज से जनता को तुरंत कोई बड़ा संकट नहीं है तो धारा 152 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह धारा इमरजेंसी जैसी स्थिति के लिए है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारे पास, आरोप क्या है, चार्ज क्या है। ठीक है, आरोप के बारे में देखते हैं भाई। आरोप को अगर हम सबसे आसान भाषा में समझे तो यह एक सूचना पत्र है जो कोर्ट द्वारा आरोपी को दिया जाता है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 में इसकी कोई बहुत साफ परिभाषा नहीं है, लेकिन कानून की नजर में इसका असली मतलब बहुत सरल है। 4 पॉइंट में यह क्या है? जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेती है तब कोर्ट आरोपी के खिलाफ एक लिखित बयान तैयार करता है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि उस व्यक्ति ने कौन सा जुर्म किया है, कब किया है और कहां किया है। इसी लिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं? आरोप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? तो आरोप जो है, आरोप दस्तावेज में क्या क्या लिखा होना चाहिए? अपराध का नाम जैसे चोरी, मारपीट या धोखाधड़ी। समय और तारीख, अपराध किस वक्त हुआ था। स्थान, अपराध किस जगह हुआ था। व्यक्ति या वस्तु, किसके खिलाफ या किस चीज के लिए अपराध हुआ भाई। ठीक है, तो ये आरोप पत्र में लिखा होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? आरोप लगाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आरोपी को पता चल सके कि उस पर इल्जाम क्या है। जब तक आरोपी को यह पता नहीं चलेगा कि उस पर क्या आरोप है, वह अपनी सफाई कैसे देगा। इसलिए निष्पक्ष न्याय के लिए यह जरूरी है कि आरोपी को शुरुआत में ही उसके खिलाफ लगे आरोपों की सटीक जानकारी दे दी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक से अधिक शीर्षक। कानून कहता है कि आरोप के अंतर्गत आरोप का कोई भी शीर्षक आता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक साथ कई जुर्म किए हैं, जैसे चोरी भी की है, मारपीट भी की है, तो हर जुर्म के लिए अलग अलग शीर्षक या पॉइंट्स बनाए जाएंगे। उन सब को मिलाकर आरोप कहा जाएगा। ठीक है, सरल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी पर मोबाइल चोरी का शक है, कोर्ट उसे बुलाकर कहेगा, आप पर आरोप है कि आपने 10 अप्रैल को रात 8 बजे चांदनी चौक के पास राहुल नाम के व्यक्ति का फोन छीना और भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत अपराध है। बस यही लिखित जानकारी क्या है? आरोप कहलाती है। ठीक है, और आरोप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा
1 का खंड च आरोप को परिभाषित करता है। आरोप की अंतर वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो आरोप की अंत वस्तु का सीधा मतलब है कि आरोप पत्र के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए मेरे आरोप पत्र में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 234 यह बताती है कि एक सही आरोप पत्र में कौन सी 7 बातें होनी जरूरी है। इसे आप आरोपी को दी जाने वाली चिट्ठी के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है अपराध का नाम। अगर कानून में उस जुर्म का कोई खास नाम है तो वह साफ साफ लिखा होना चाहिए, जैसे आपने चोरी की है या आपने हत्या की है, तो एक साफ साफ लिखा होना चाहिए। बात नंबर 2, अगर नाम न हो तो परिभाषा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका कोई एक शब्द वाला नाम नहीं होता। ऐसी स्थिति में अपराध की इतनी जानकारी परिभाषा दी जाएगी कि आरोपी समझ सके कि उस पर क्या इल्जाम है। ठीक है भाई। फिर कानून और धारा। आरोप पत्र में यह लिखना अनिवार्य है कि वह अपराध किस कानून, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और किस धारा, जैसे धारा 303 के तहत आता है भाई चोरी का अपराध। ठीक है भाई। न्यायालय की परिभाषा। आरोप हमेशा उसी भाषा में लिखा जाएगा जो उस कोर्ट की आधिकारिक भाषा होगी, जैसे हिंदी या इंग्लिश में। कानूनी शर्तों की पुष्टि। आरोप लिखे जाने का मतलब यह नहीं है कि उस आरोप को साबित करने के लिए कानून की जो भी जरूरत शर्तें थी वे शुरुआत तौर पर पूरी हो गई है। ठीक है। फिर है पिछली सजा का विवरण। अगर आरोपी ने पहले भी कोई जुर्म किया और उस वजह से उसे इस बार ज्यादा सजा मिलनी है तो उस पिछली सजा की तारीख और जगह का जिक्र भी आरोप में करना होगा। ठीक है भाई। समय, स्थान और व्यक्ति। आरोप में यह साफ होना चाहिए कि अपराध कब, कहां और किसके खिलाफ हुआ है। ठीक है भाई। कानून की शर्तों की पुष्टि एक बार फिर से देख लेते हैं। आरोप लिखे जाने का मतलब यह नहीं है कि उस अपराध को साबित करने के लिए कानून की जो भी जरूरी शर्तें थी वे शुरुआती तौर पर पूरी हो गई है। ठीक है, शुरुआती तौर पर पूरी कर दी कि हमने ये लिख दिया भाई, अब आप बताओ आपने किया या नहीं किया। ठीक है। अगर पुलिस किसी को चोरी के लिए आरोपी बनाती है तो कोर्ट उसे ऐसे लिख कर देगा। कैसे लिखेगा भाई? तो कोर्ट आरोपी श्री, यानी कि आपका नाम, आप पर यह आरोप है कि दिनांक 10/4/2026 को समय दोपहर 2 बजे स्थान रामलला के खेत से उसकी गैर मौजूदगी में बेईमानी से अनाज चुराया भाई। ठीक है। आपका यह काम भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध है भाई। ठीक है, तो ऐसे लिख के देगा न्यायालय में। आगे बात करते हैं। त्रुटिपूर्ण आरोप का क्या प्रभाव होता है? सरल भाषा में कहें तो त्रुटिपूर्ण आरोप का मतलब है आरोप पत्र में कोई गलती हो जाना, जैसे गलत धारा लिख देना, तारीख गलत भर देना या अपराध का विवरण सही से न लिखना। इसको बोलते हैं त्रुटिपूर्ण आरोप। ठीक है। या तो गलत जानकारी दे दी आरोप में, या आरोप ही गलत लगा दिया, या गलत धारा लगा दी, या गलत तारीख भर दी, या अपराध का विवरण क्या दे दिया, सही से नहीं लिखा, तो वो क्या है? त्रुटिपूर्ण आरोप है। अब सवाल यह है कि क्या कोई छोटी मोटी गलती से पूरा केस खत्म हो जाता है? इसका जवाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 283 देती है। क्या देती है? गलती कब बड़ी मानी जाएगी? कानून कहता है कि हर गलती घातक नहीं होती। आरोप में हुई गलती या किसी जानकारी का छूट जाना तभी गंभीर माना जाएगा जब अभियुक्त बुलावे में पड़ गया हो। ठीक है।
कब माना जाएगा उसको बड़ी गलती, यानी कि जो अभियुक्त है वो बुलावे में पड़ गया, यानी आरोप उस गलती की वजह से समझ ही नहीं पाया कि उस पर असली इल्जाम क्या है, तब वो बड़ी गलती मानी जाएगी। ठीक है भाई। न्याय नहीं हो पाया हो, यानी उस गलती के कारण आरोपी अपनी सफाई सही से पेश नहीं कर पाया और उसके साथ नाइंसाफी हो गई, तो वो बड़ी गलती मानी जाएगी। न्याय की हत्या बनाम छोटी गलती, अगर आरोप में कोई छोटी सी लिपिक त्रुटि है, जैसे धारा 302 की जगह 307 लिख दिया गया, लेकिन पूरी कहानी हत्या की ही थी और आरोपी को पता था कि उस पर हत्या का केस चल रहा है, तो कोर्ट इसे तात्विक नहीं मानेगा। ऐसी गलती से पूरा फैसला रद्द नहीं होता। ठीक है। तो न्याय की हत्या बनाम छोटी गलती, तो उसको पता है कि पहले से आप पे हत्या की मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या है, पूरा फैसला रद्द नहीं होगा इसके ऊपर। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का नजरिया सुनील कुमार तिवारी बनाम केस 2025 का। जैसा कि आपने केस लो शेयर किया, कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोप की गलती ने आरोपी के बचाव करने के अधिकार को नुकसान पहुंचाया है, तब तक उस गलती को घातक नहीं माना जाएगा। यानी अगर विचारण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा तो फैसला मान्य रहेगा। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम पर 10 तारीख को चोरी का आरोप है, लेकिन चार्जशीट में गलती से 12 तारीख लिख दिया। स्थिति क्या है, एक राम को पता है कि मामला 10 तारीख का ही है और वह अपनी गवाही दे देता है। यहाँ गलती तात्विक नहीं है, केस चलता रहेगा। स्थिति 2 देखते हैं। राम 12 तारीख को शहर से बाहर था, इसलिए वह 12 तारीख का सबूत पेश करता है, जबकि जुर्म 10 तारीख को हुआ था। यहाँ राम बुलावे में पड़ गया और उसे गलत सजा हो सकती है। यहाँ यह गलती तात्विक मानी जाएगी और कोर्ट को इसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि अपराध कब का हुआ है, अपराध 12 तारीख को शहर से बाहर था राम, इसलिए वह तारीख का सबूत पेश करता है, जबकि जुर्म 10 तारीख को हुआ था। यहाँ राम क्या बुलावे में है और उसे गलत सजा हो सकती है। यहाँ गलती तात्विक मानी जाएगी और कोर्ट को इसे सुधारना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। आरोप के संयोजन एवं कुसंयोजन के बारे में बताइए। आरोप के संयोजन का मतलब है अलग अलग आरोपों को एक ही केस में जोड़ना। भाई इसको बोलते हैं आरोप क्या कर दिए, संयोजन कर दिए भाई। ठीक है। कानून का एक सामान्य नियम है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 241 में दिया गया है। हर अलग अपराध के लिए एक अलग आरोप होगा और उसका ट्रायल विचारण भी अलग होगा भाई। ठीक है। लेकिन अगर हम हर छोटी बात के लिए अलग अलग केस चलाएंगे तो कोर्ट का बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए इसके कुछ अपवाद बनाए गए जहां कई अपराधों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई। एक ही साल में किए गए एक जैसे 3 अपराध। अगर किसी व्यक्ति ने 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर एक ही तरह के 3 अपराध किए हैं तो उन तीनों का एक ही साथ ट्रायल हो सकता है। ठीक है। इसको बोलते हैं संयोजन अपराध। अगर किसी ने एक ही साल में 3 अलग अलग घरों में चोरी की है तो उन तीनों चोरियों का एक ही केस चल सकता है। ये उदाहरण। एक ही सव्यवहार में किए गए अपराध, यानी कि व्यवहार भी एक सा हो। अगर अपराधों की एक जैसी कड़ी है जो आपस में जुड़ी हुई है तो उन सब का एक साथ विचारण होगा। उदाहरण देखते हैं। एक अपराधी किसी के घर में घुसा, वहां मारपीट की और फिर गहने छीनकर भाग गया। यहाँ ये तीनों काम एक ही घटना का हिस्सा है, इसलिए इनका एक ही आरोप लगेगा। अपराध भी किया उसने, मारपीट भी की और वहां से क्या किया, घर में घुसा भी और गहने छीन के भाग गया। तो एक ही घटना के क्या है,
सव्यवहार अपराध है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। पैसों की हेराफेरी। अगर किसी ने सरकारी या किसी और के पैसों का गबन किया और उसे छुपाने के हिसाब किताब के कागजों में गड़बड़ी की है, तो इन दोनों अपराधों, पैसा खाना और कागज बदलना का एक साथ ट्रायल हो सकता है। संयोजन अपराध में आएगा ये भी। जब एक ही काम कई परिभाषाओं में आता है, कभी कभी एक ही हरकत ऐसी होती है जो कानून की 2-3 अलग अलग धाराओं में फिट बैठती है। ऐसे में उन सभी धाराओं को एक साथ जोड़कर आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कुसंयोजन क्या है। अगर ऊपर दिए गए नियमों के खिलाफ जाकर पुलिस या कोर्ट गलत तरीके से आरोपों को एक साथ जोड़ देती है तो उसे क्या बोलते हैं, वो कुसंयोजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊपर जो नियम दिए गए इनको छोड़कर पुलिस या कोर्ट अपराधों को क्या कर देती है भाई, एक साथ जोड़ देती है, तो इसको बोलते हैं कुसंयोजन। जैसे दो ऐसी घटनाओं को एक साथ जोड़ देना जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक जगह पे चोरी कर दी, एक जगह पे हत्या कर दी, दोनों अलग अलग है और जो अलग अलग सालों में हुई है भाई। इनका नुकसान यह है कि इससे आरोपी बुलावे में पड़ सकता है और न्याय सही से नहीं हो पाता। ठीक है, नियम, हर अपराध का अलग ट्रायल है। अपवाद संयोजन, जब अपराध एक जैसी हो, एक ही समय में हो या एक ही कड़ी का हिस्सा हो तो क्या है, ये अपराध है, इसको संयोजन अपराध बोलते हैं। आगे बात करते हैं। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण सामान्यतः उसी न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिकता में अपराध घटित हुआ है। यानी कि ये बोलता है कि जो प्रत्येक जो अपराध जो है उसकी जांच और उसका विचारण उसी न्यायालय के द्वारा किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिकता में, जिसका जो अधिकार क्षेत्र है, जहां तक उसका अधिकार है उस क्षेत्र पर उसी अधिकारिकता में अपराध घटित हुआ। इस कथन की समीक्षा कीजिए और इसके अपवाद बताइए। ठीक है, तो जिस इलाके में जो न्यायालय जो है उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक है तो उसी न्यायालय में क्या बोलते हैं कि भाई उसी न्यायालय में विचारण होगा और उसी न्यायालय में जांच होगी। तो इसकी समीक्षा कीजिए, क्या है ये जो कथन है ये, और इसके अपवाद बताइए भाई। कानून एक बहुत सीधा सा नियम है, कानून का एक बहुत सीधा सा नियम है, जिस इलाके में जुर्म हुआ है उसी इलाके की अदालत में केस चलेगा भाई। इसे ही स्थानीय अधिकारिकता कहते हैं भाई। ठीक है भाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 यही सामान्य नियम बताती है, लेकिन जीवन में स्थितियां हमेशा सीधी नहीं होती, इसलिए कानून में इसके कई अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, सामान्य नियम क्या बोलता है? अगर किसी ने रोहतक में चोरी की है तो उसका केस रोहतक की अदालत में ही चलेगा। यह इसलिए है ताकि गवाहों को आने जाने में आसानी हो और पुलिस को जांच करने में सुविधा हो। ठीक है, अपवाद क्या बोलता है? धारा 198 के तहत जब इलाका तय न हो, अनिश्चित, अगर पता ही न चले कि जुर्म दिल्ली में हुआ या गुड़गांव में, तो दोनों में से किसी भी जगह केस चल सकता है। ठीक है, चलने वाला अपराध, मान लीजिए किसी को किडनैप करके एक शहर से दूसरे शहर ले जाए गए। ठीक है, तो रास्ते के किसी भी शहर की कोर्ट में केस चल सकता है। ठीक है, यानी कि दिल्ली से किडनैप करके गुड़गांव में लिया तो रास्ते में जो भी कोर्ट है उसमें केस चल सकता है। टुकड़ों में अपराध, अगर जुर्म की साजिश एक शहर में रची गई हो और जुर्म दूसरे शहर में हुआ हो तो दोनों जगह ट्रायल हो सकता है भाई। ये भी अपवाद है इसका। धारा 198 बोलती है जहां परिणाम निकले, धारा 199 सॉरी 198, अगर किसी को जहर दिया गया जयपुर में लेकिन उसकी मौत हुई दिल्ली अस्पताल में जाके, तो जयपुर और दिल्ली दोनों जगह की कोर्ट में केस चल सकता है भाई। ठीक है,
तो यह अपवाद है। आगे बात करते हैं खास अपराधों के लिए नियम धारा 201 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 201 क्या बोलती है? ठगी या डकैती, अपराधी जहां भी पकड़ा जाए वहीं केस चलेगा। ठगी या डकैती जैसा केस है तो अपराधी जहां पे भी पकड़ा जाएगा केस कहां पे चलेगा? वहीं पे चलेगा। किडनैप, जहां से व्यक्ति को उठाया गया, जहां जहां उसे ले जाएगा या जहां उसे छुपा कर रखा गया, उन सभी जगहों की कोर्ट को पावर है भैया। ठीक है, उन जो भी जहां जहां पे व्यक्ति गया है तो वहां पे कहीं पे भी केस चल सकता है। चोरी का माल, जहां चोरी हुई या जहां चोरी का माल बरामद हुआ, दोनों जगह केस चल सकता है। चोरी हुई दिल्ली में और बेच दिया जाके हरियाणा में, दोनों जगह केस चल सकता है। अब है चिट्ठी, फोन या ऑनलाइन ठगी, धारा 202 ये क्या बोलती है? अगर किसी ने मुंबई से फोन करके रेवाड़ी के किसी व्यक्ति के साथ ठगी की तो केस मुंबई में भी चल सकता है और रेवाड़ी में भी चल सकता है। जहां मैसेज भेजा गया या जहां मिला, दोनों जगह केस चल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यात्रा के दौरान जुर्म भाई, धारा 203। ठीक है, अगर आप ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं और रास्ते में कोई जुर्म हो जाता है तो पूरी यात्रा के दौरान वह वाहन जिन जिन शहरों से गुजर रहा है उनमें से किसी भी शहर की अदालत में केस चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत से बाहर किए गए अपराध, धारा 208 में अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में जैसे अमेरिका में कोई जुर्म करता है तो भारत लौटने पर वह जहां भी पाया जाएगा वहीं की अदालत में उस पर केस चलाया जा सकता है। ठीक है, भारत का कोई नागरिक जैसे अमेरिका में कोई जुर्म करता है और भारत लौटाता है तो अगर वो भारत में किसी भी शहर में पाया जाएगा तो उसी में क्या कर दिया जाएगा, वो अदालत में केस चलेगा भाई उसका। आगे बात करते हैं सम्मन केस तथा वारंट केस क्या है भाई, एक संघीय अपराध के लिए, एक असंघीय अपराध के लिए। आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सम्मन केस की बात करते हैं तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड भ, और वारंट केस की बात करते हैं तो धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ये। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं भाई। कानून में अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, सम्मन केस और वारंट केस। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों की अदालती कार्रवाई का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब क्या पूछा ये इन्होंने, सम्मन केस तथा वारंट केस क्या है, इनके विचारण यानी कि ट्रायल की प्रक्रिया समझाइए, इन दोनों में क्या अंतर है। परिभाषा देखते हैं। वारंट केस ये गंभीर अपराध होते हैं जिनमें सजा 2 साल से ज्यादा, उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। सम्मन केस, और ये कहां पे होते हैं, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ये जो होते हैं धारा 2 की उपधारा 1 का खंड भ। सम्मन केस ये कम गंभीर अपराध होते हैं जिनमें सजा अधिकतम 2 साल तक की जेल या सिर्फ जुर्माना होता है। धारा मैंने बता दी है। विचारण की प्रक्रिया में मुख्य अंतर क्या है, 5 बड़े पॉइंट है, ये देखते हैं। आरोप लगाना, वारंट केस में क्या हुआ, इसमें जज साहब को लिखित में आरोप पत्र तैयार करना पड़ता है। आरोप लगाने से पहले दोनों पक्षों की बहस होती है जिसे बहस चार्ज कहते हैं। ठीक है भाई, अब है सम्मन केस, इसमें लिखित में औपचारिक आरोप पत्र बनाने की जरूरत नहीं होती भाई। जज साहब बस आरोप को मौखिक रूप से बता देते हैं कि उस पर क्या इल्जाम है। ठीक है भाई, बात नंबर 2, उन्मोच बनाम दोष मुक्ति भाई। ठीक है, केस वारंट, वारंट में क्या है भाई, अगर सबूत बहुत कमजोर है तो जज साहब आरोपी को केस शुरू होने से पहले ही उन्मोचित डिस्चार्ज कर सकते हैं भाई, यानी उसे बिना पूरी ट्रायल चलाए छोड़ सकते हैं भाई। ठीक है भाई, सम्मन में क्या है भाई, इसमें डिस्चार्ज जैसा कुछ नहीं होता,
इसमें या तो आरोपी को सजा होगी या वह सीधा दोष मुक्त होगा भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। केस वापस भाई, सम्मन में जो होते हैं, अगर शिकायत करने वाला चाहे तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से अपना केस वापस ले सकता भाई सम्मन में, लेकिन वारंट में इन्हें आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये समाज के खिलाफ गंभीर अपराध माने जाते हैं। ठीक है, सजा के प्रश्न पर सुनवाई में वारंट केस, इसमें जज साहब पहले तय करते हैं कि आरोपी दोषी है या नहीं भी। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे क्या करते हैं भाई, कितनी सजा दी जाए इस पर अलग से सुनवाई होती है। सम्मन केस में इसमें अलग से सजा पर बहस नहीं होती, जज साहब फैसला सुनाते वक्त ही सजा तय कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट साहब की पावर। सम्मन केस में क्या है, यह प्रक्रिया तेज होती है ताकि छोटे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। वारंट केस में क्या है, इसमें पूरी लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है क्योंकि आरोपी की जिंदगी और बड़ी सजा का सवाल होता है। निष्कर्ष की बात करें, अगर सजा 2 साल से कम है तो वह सम्मन केस हल्का मामला, अगर सजा 2 साल से ज्यादा है तो वह वारंट केस यानी कि गंभीर मामला। ठीक है, धारा 283 से 286 में सम्मन केस के ट्रायल की प्रक्रिया दी गई है और धारा 261 से लेकर 271 तक वारंट केस यानी कि पुलिस रिपोर्ट के ट्रायल की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, 283 से 286, 261 से 271 तक। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विचारण क्या है भाई? सीधा सा मतलब है केस का फैसला करना। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई जाती है ताकि छोटे मोटे मामलों के लिए कोर्ट का समय बर्बाद न हो और उनका निपटारा जल्दी हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 283 से लेकर 288 इसके बारे में बताती है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। विचारण का अर्थ, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें पूरी लंबी अदालती कार्रवाई नहीं की जाती। इसमें गवाहों के लंबे बयान दर्ज नहीं किए जाते, जज साहब को बहुत लंबा चौड़ा फैसला लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य है जल्दी न्याय देना। ठीक है, यह शक्ति किसके पास है? हर कोई जज विचारण नहीं कर सकता। धारा 283 के अनुसार यह पावर केवल इनके पास है, प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM। ठीक है, प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है उनके पास है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट JMIC, लेकिन तभी जब उच्च न्यायालय ने उन्हें इसके लिए खास तौर पर पावर दी हो। ठीक है, तभी ये इन मामलों को देख सकते हैं। ठीक है, विचारण कर सकते हैं। किन मामलों का विचारण हो सकता है? यह केवल उन अपराधों के लिए होता है जो बहुत गंभीर नहीं होते। उदाहरण के लिए ऐसे अपराध जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा न हो, चोरी के मामले जहां संपत्ति की कीमत 20,000 रुपए से कम हो, शांति भंग करने वाले मामले या छोटे मोटे झगड़े में। ठीक है, तो 20,000 रुपए से कम हो उन मामलों के लिए, चोरी के मामले। आगे बात करते हैं। चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना या रखना यदि कीमत 20,000 से कम हो। सजा की सीमा, यह बहुत जरूरी पॉइंट है। विचारण में जज साहब किसी को भी 3 महीने से ज्यादा की जेल की सजा नहीं सुना सकते। अगर उन्हें लगता है कि आरोप गंभीर है और 3 महीने से ज्यादा की सजा होनी है तो उन्हें इस तरीके को छोड़कर नियमित ट्रायल, रेगुलर ट्रायल शुरू करना होगा। विचारण को छोड़ के क्या करेंगे, वो रेगुलर जो ट्रायल होता है उसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्या यह न्याय के साथ समझौता है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने VK अग्रवाल 1988 केस का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ देरी से बचने के लिए गंभीर आर्थिक अपराधों को इस प्रक्रिया में नहीं डालना चाहिए। न्याय की गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो गंभीर आर्थिक जो अपराध है वो इस प्रक्रिया में नहीं डालने चाहिए। ठीक है, मकसद क्या है? छोटे केसों का जल्दी फैसला, अधिकतम 3 महीने की सजा दे सकते हैं, पढ़ी लिखी बहुत कम और संदिग्ध होती है भैया, पॉइंट वाइज होती है भाई।
नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चोरी की संपत्ति वाली लिमिट अब 20,000 रुपये कर दी गई है। यह पहले 2,000 रुपये थी भाई। यह बात उन्हें जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं। अब विचारण योग्य मामलों का उल्लेख कीजिए। तो विचारण हर किसी केस में नहीं किया जा सकता। इसके लिए कानून ने कुछ अपराधों की लिस्ट बनाई है। ये समरी ट्रायल है भाई, ठीक है। समरी ट्रायल के बारे में बात हो रही है। वैसे जो नॉर्मल ट्रायल होती है उसमें तो किसी भी मामले को देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 283 के अनुसार केवल निम्नलिखित मामलों का ही शॉर्टकट तरीका से फैसला किया जाता है। ये एक शॉर्टकट तरीका भी समरी ट्रायल, संक्षिप्त जो विचारण जो है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसमें छोटे मामलों को देखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। छोटी चोरी के मामले भी, अगर किसी ने चोरी की है लेकिन चुराई हुई चीज की कीमत 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसका क्या है भाई, समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण हो सकता है, ठीक है। 20,000 से कम होनी चाहिए। सीधे चोरी करना भी, चोरी का माल अपने पास रखना या लेना भी, चोरी के माल को छुपाने में मदद करना भी, ठीक है भाई। 3 शिष्टियां शामिल होती हैं इसमें। फिर है घर में घुसपैठ भाई, अगर कोई बिना अनुमति के किसी के घर या संपत्ति में घुसता है तो ऐसे मामलों का निपटारा भी जल्दी किया जा सकता है। अपमान और धमकी, गाली गलौज, लोक शांति भंग करने के इरादे से किसी का अपमान करना, आपराधिक धमकी भाई, किसी को डराना या धमकाना भाई, पशु अत्याचार, अगर किसी के जानवर दूसरे के खेत या संपत्ति में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी शिकायत पशु अत्याचार अधिनियम के तहत की गई है तो उसका क्या है भाई, विचारण भी संपिष्ट होगा भाई, समरी ट्रायल होगा। आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास कोशिश और उकसाना भी। अगर ऊपर बताए गए किसी भी अपराध को करने की कोशिश की गई हो या किसी को वह अपराध कराने के लिए उकसाया गया हो तो उनका भी क्या होगा भाई, समरी ट्रायल होगा, संक्षिप्त ट्रायल होगा। जरूरी बात नोट करते हैं हम, चोरी के मामले की यह लिमिट 2,000 थी भाई पुराने कानून में, अब कितनी कर दी, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये से कम तक के मामले इसमें देखे जाते हैं। याद रखने वाले मंत्र, 20,000 से कम की है या मामूली क्या है, मामला गाली गलौच और धमकी का है तो जज साहब उसका क्या है, समरी ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। और समरी ट्रायल 283 में समरी विचारण, समरी ट्रायल की प्रक्रिया को समझाइए भाई, कैसे की जाती है भाई। तो फास्ट ट्रैक मोड में की जाती है भाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 285 से 288 में इसकी क्या पूरी प्रक्रिया दी गई है, जिस प्रकार ये की जाती है। विचारण की प्रक्रिया, संबंध मामलों वाली प्रक्रिया भाई। ये कौन सी प्रक्रिया, संबंध मामलों की प्रक्रिया। संक्षिप्त विचारण में वही तरीका अपनाया जाता है जो संबंध मामलों के लिए होता है, यानी वह वारंट मामलों की तरह लंबी नहीं खींचती। सजा, इसमें सजा की सीमा, इसमें जज साहब किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा की जेल की सजा नहीं दे सकते। आगे बात करते हैं। कोर्ट का रिकॉर्ड, अभिलेख, धारा 286। चूंकि यह संक्षिप्त विचारण है इसलिए जज साहब को हर छोटी बात लिखने की जरूरत नहीं होती। उन्हें खास एक रजिस्टर में ये 10 बातें लिखनी होती हैं। केस का नंबर, अपराध की तारीख, रिपोर्ट या शिकायत की तारीख, रिपोर्ट कब हुई थी, शिकायत कब हुई थी, शिकायतकर्ता का नाम भाई, अभियुक्त का नाम, पता और उसके माता पिता का नाम, कौन सा अपराध हुआ और संपत्ति की कीमत 20,000 तक की चोरी का मामला है, अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूला या नहीं, कोर्ट का निष्कर्ष क्या था, दोषी या निर्दोष, अंतिम सजा का आदेश, केस खत्म होने की तारीख, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी प्रक्रिया, संक्षिप्त विचारण। निर्णय और हस्ताक्षर भाई, धारा 287 और धारा 288, छोटा फैसला।
अगर आरोपी अपना जुर्म नहीं कबूलता तो जज साहब एक छोटा सा फैसला लिखेंगे जिसमें लंबी कहानी नहीं बल्कि साक्ष्य का सार और फैसले का कारण होगा। न्यायालय की भाषा, सारा रिकॉर्ड और फैसला उसी भाषा में होगा जो उस कोर्ट की आधिकारिक भाषा है। हस्ताक्षर भाई, यह बहुत जरूरी पॉइंट है। जज साहब को अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। वे सिर्फ अपने नाम के पहले अक्षर नहीं लिख सकते भाई, और न ही रबड़ स्टंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुरेंद्र सिंह 1954 और अब्दुल अजीज 1956 केस में देखा, बिना प्रॉपर साइन के फैसला मान्य नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेशन न्यायालय के समक्ष अपराधों के विचारण की प्रक्रिया को समझाइए। सेशन न्यायालय में अपराध का विचारण कैसे होगा? सेशन न्यायालय में होने वाले ट्रायल सबसे गंभीर और विस्तृत होते हैं, क्योंकि यहाँ हत्या या उम्र कैद जैसे बड़े मामलों का फैसला होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 248 से लेकर 260 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, 10 आसान टिप्स हैं। केस की शुरुआत, अभियोजन का संचालन। सेशन कोर्ट में केस हमेशा सरकारी वकील द्वारा शुरू किया जाता है। वही गवाहों को बुलाता है और कोर्ट को बताता है कि मामला क्या है। ठीक है भाई, केस का विवरण देना। सरकारी वकील कोर्ट को दो बातें बताता है। आरोपी पर क्या इल्जाम है, उन इल्जामों को साबित करने के लिए उसके पास क्या सबूत या गवाह है। बात नंबर 2, फिर है उन्मोच, केस को शुरू में ही खत्म करना। जज साहब पुलिस की रिपोर्ट और कागज को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और केस आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, तो वे आरोपी को उन्मोच कर देते हैं, यानी केस वहीं खत्म कर देते हैं। आरोप तय करना, अगर जज साहब को लगता है कि केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वे लिखित में आरोप तय करते हैं। वे आरोपी को वह आरोप पढ़कर सुनाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो या केस लड़ना चाहते हो। ठीक है भाई, जुर्म कबूल करना, अगर आरोपी कहता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, तो जज साहब उसका बयान दर्ज करके और उसे वहीं सजा सुना सकते हैं। लेकिन अगर वह मना कर देता तो केस आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, फिर अभियोजन के सबूत भाई। अब सरकारी पक्ष की बारी आती है। वे अपने गवाहों को बुलाते हैं, उनके बयान दर्ज होते हैं और आरोपी का वकील उनसे सवाल जवाब करता है। ठीक है भाई, दोष मुक्ति, अभियोजन की गवाही के बाद अगर जज साहब को लगता है कि अब तक की गवाही से आरोपी का जुर्म बिल्कुल साबित नहीं हो रहा, तो वे आरोपी की क्या कर देंगे भी, दोष मुक्ति कर सकते हैं। बचाव पक्ष की बारी, अगर आरोपी दोषमुक्त नहीं होता तो उसे मौका दिया जाता है कि वह अपनी सफाई में गवाह या सबूत पेश करे। इसे प्रतिरक्षा, डिफेंस कहते हैं। अंतिम बहस, दोनों तरफ की गवाही खत्म होने के बाद सरकारी वकील और आरोपी वकील अपनी अपनी अंतिम दलील देते हैं। इसे बहस अंतिम कहते हैं। निर्णय और सजा, सब कुछ सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। दोष मुक्ति, अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर जुर्म यानी कि दोष सिद्ध हुआ, अगर जुर्म साबित हो गया तो उसे दोषी करार दिया जाएगा। सजा सुनाने से पहले जज साहब आरोपी से उसकी सजा के बारे में भी बात करते हैं कि सजा कम क्यों होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जॉब एवं विचारण में साक्ष्य संबंधी उपबंधों की विवेचना कीजिए। कोर्ट में जब किसी केस की जांच या विचारण, इंक्वायरी बोलते हैं जांच को, या विचारण चलता है, तो गवाह के बयान कैसे लिए जाते हैं, किस भाषा में होंगे और किन नियमों का पालन होगा, इन्हें ही साक्ष्य संबंधी उपबंध कहते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 307 से 335 के बारे में बताया गया, किसके बारे में, साक्ष्य संबंधी उपबंध के बारे में।
307 से 335 में बताया गया भाई। 8 पॉइंट बताए भाई इसके, कोर्ट की भाषा भाई। ठीक है, कोर्ट में जो भी गवाही लिखी जाएगी वह उस कोर्ट की भाषा होगी, जैसे हिंदी अंग्रेजी। कौन सी कोर्ट की क्या भाषा होगी यह राज्य सरकार तय करती है। ठीक है, अभियुक्त के सामने गवाही भाई। कानून का नियम है कि गवाही हमेशा आरोपी की मौजूदगी में होनी चाहिए ताकि उसे पता रहे कि उसके खिलाफ क्या बोला जा रहा है। अगर कोर्ट ने आरोपी को आने से छूट दी है तो उसे वकील का वहां होना जरूरी है, तो उसका वकील होगा। अगर आरोपी को छूट दे दी है तो वकील का होना जरूरी है वहां पे। सम्मन मामलों में गवाही कैसे लिखी जाती है? सम्मन मामलों में जो कम गंभीर होते हैं, जज साहब को पूरा लंबा बयान लिखने की जरूरत नहीं होती। वे केवल साक्ष्य का सार तैयार करते हैं जिसमें मुख्य बातें होती हैं। इस पर जज साहब के क्या होते हैं भाई? साइन होते हैं। वारंट मामलों की गवाही, इसमें जज साहब खुद बयान लिखते हैं। अगर वे किसी वजह से नहीं लिख पा रहे तो उनके निर्देश पर कोर्ट का कोई दूसरा अफसर लिखिएगा। ठीक है, तो सम्मन मामलों में क्या होते हैं? सम्मन मामलों में, कम गंभीर मामलों में जज साहब को पूरा लंबा बयान लिखने की जरूरत नहीं होती। वे केवल साक्ष्य का सारांश तैयार करते हैं, इसमें मुख्य बातें होती हैं। इस पर जज साहब के साइन होते हैं। ठीक है, लेकिन वारंट के जो मामले जो होते हैं, वारंट मामलों में क्या होंगे? जज साहब खुद क्या लिखेंगे? बयान लिखेंगे। उनके निर्देशक पर कोर्ट का कोई, अगर जज साहब नहीं है तो उनके निर्देश दिए जाने पर कोर्ट का कोई दूसरा अफसर लिखेगा। आमतौर पर यह कहानी की तरह लिखा जाता है वारंट मामलों में। ठीक है, लेकिन अगर जरूरी हो तो सवाल जवाब के रूप में भी लिखा जा सकता है। आगे बात करते हैं सेशन कोर्ट में गवाही। चूंकि सेशन कोर्ट में सबसे बड़े मामले जैसे हत्या चलते हैं, यानी कि बड़े मामले चलते हैं, यहाँ नियम और सख्त है। यहाँ जज साहब खुद बयान लिखेंगे या बोलकर लिखवाएंगे। यह भी कहानी या सवाल जवाब के रूप में हो सकता है। अगर गवाही को कोर्ट की भाषा में न आए तो, अगर गवाह को कोर्ट की भाषा में न आए तो, अगर गवाह अपनी स्थानीय भाषा बोलता है और कोर्ट की भाषा नहीं समझता तो गवाही उसकी अपनी भाषा में लिखी जाएगी। फिर उसका अनुवाद कोर्ट की भाषा में किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड सही रहे। ठीक है भाई। गवाह की भाव भंगिमा वो क्या होती है? भाव भंगिमा क्या है? यह एक दिलचस्प पॉइंट है। गवाही देते समय गवाह कैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे क्या वह कांप रहा है, रो रहा है या झिझक रहा है, डर रहा है। जज साहब इन बातों पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। जैसे कि गणेश भवन भाई 1972 केस में कहा गया, यह टिप्पणियां जज को यह समझने में मदद करती हैं कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आरोपी की प्रतीक्षा। जब मजिस्ट्रेट आरोपी से सवाल जवाब करते हैं तो उस पूरी बातचीत का एक सारांश तैयार करते हैं। ठीक है, सारांश तैयार किया जाता है, उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं और वह केस का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, धारा 315 गवाह की क्या है? हाव भाव देखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कागजी बयान से ज्यादा जज का अवलोकन कई बार असली सच्चाई सामने लाता है। ठीक है, तो ये हमने जो प्रश्न देखा विचारण में साक्ष्य संबंधी उपबंधों की विवेचना, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा और लगभग इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।